जाने वो कौन सा देश जहां तुम चली गई, हम सबको छोड़ तन्हा कर गई। हसरतें हुई नहीं तुम्हारी पूरी, जीवन में हर काम रही तुम्हारी अधूरी। तड़प थी जो तुम्हारी आंखों में, अपनों का साथ छूटा बस पल भर में। बेटियों संग जीने की तमन्ना लिए, हर अरमान अधूरा रह गया एक नन्ही सी जान के लिए। जीने की चाहत लिए बेबस और लाचार, किसे बयां करूंगा अपने दिल की मैं हर बात। सोनी आंखों से छलक रहा था कितना प्यार, आखिर जिंदगी की जंग गई वो हार। किसी और की लापरवाही की सजा तुम भुगत गई, अपनों को छोड़ ना जाने किस दुनिया में चली गई। अब लगता है तुम्हारे बिना कुछ कर ना सकूंगा, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ ना सकूंगा। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा तोड़ गई, मुझे हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गई। जून, प्रियरंजन ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। प्रियंका चाय लाती हैं और चेकअप के लिए जाने की बात कहती हैं। प्रियरंजन तैयार रहना, हम टाइम पर आ जाएंगे, ऐसा बोल चले जाते हैं। उस दिन प्रियंका खुशी खुशी अपनी मां के काम में हाथ बटाती है और अपने मनपसंद खाने की तैयारी करती है और घर के बाकी काम भी निपटाने लगती है। तभी मां उनसे खाने को कहती है, पर वो कहती हैं वो आ जाते हैं तो हम सभी साथ खाएंगे। प्रियरंजन अपने सारे काम निपटाकर वापस घर आते हैं। और ऊपर आकर अपने दोस्त संजीव को फोन लगाकर उसे तुरंत आने को बोलते हैं कि चेकअप के लिए अस्पताल जाना है। संजीव अपनी गाड़ी लेकर प्रियरंजन के घर आते हैं। प्रियरंजन ऊपर से नीचे आते हैं और अपने दोस्त के साथ मिलकर पीएमएच जाने की बात करते हैं। इधर प्रियंका अपने पति के फोन का इंतजार करती है।
तभी उनकी नजर अपनी बेटी के फोटो पर पड़ती है और वो भावुक हो गई। शायद उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया था, इसीलिए अनायास ही उनके मुंह से निकल जाता है, मां, बेटी का ख्याल रखना। और अपने पांवों में मां से बोलकर रंग लगवाती है। तभी नीचे से ही प्रियरंजन का फोन प्रियंका के मोबाइल पर आता है और वो तुरंत नीचे आ जाए ऐसा बोलती है। प्रियंका मां को साथ चलने को कहती है। दोनों नीचे आती हैं। और संजीव की गाड़ी में बैठ जाती हैं। उसके बाद प्रियरंजन भी संजीव को चलने बोल गाड़ी में बैठती है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं, उनकी नजर उनके परिचित की गाड़ी पर पड़ती है, जो उनके गाड़ी के सामने आकर रुकती है। प्रियरंजन गाड़ी से उतरकर उस सज्जन से मिलती है। उस सज्जन ने प्रियंका का चेकअप करा देने की बात कही और प्रियरंजन से कहा कि उन लोगों को उनकी गाड़ी में बैठने दो। प्रियरंजन उनकी बात काट ना सके और वाइफ को उनकी गाड़ी में बैठ जाने को बोलते हैं। और वो सज्जन उन लोगों को लेकर चले जाते हैं। प्रियरंजन का मन नहीं मानता, वो भी अपने दोस्त के साथ उस गाड़ी के पीछे चलते हैं। गाड़ी मून सिटी नर्सिंग होम में जाकर रुकती है। प्रियंका और उनकी मां नर्सिंग होम जाने के लिए गाड़ी से उतर जाती है। पीछे पीछे प्रियरंजन भी संजीव के साथ नर्सिंग होम आते हैं। उस सज्जन ने प्रियंका को केबिन के अंदर जाने को कहा, जहां डॉक्टर दिशा तिवारी बैठी थी।
दोनों में बातचीत होती है। डॉक्टर ने पूछा, आपकी पहली डिलीवरी नॉर्मल थी या ऑपरेशन से? प्रियंका नॉर्मल की बात कहती है और सारा रिपोर्ट दिखाती है। डॉक्टर तिवारी प्रियंका को कहती हैं, अपने पति को बुलाइए। वो प्रियरंजन को बुलाती हैं। डॉक्टर तिवारी प्रियरंजन से कहती हैं, नॉर्मल ही डिलीवरी होगी, सब ठीक है। प्रियरंजन घर जाने की बात कहते हैं। तब डॉक्टर तिवारी ने कहा, रुकिए, बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, आप इन्हें एडमिट कर दीजिए। चिंता की कोई बात नहीं, नॉर्मल ही होगा। प्रियंका एडमिट होती हैं। वो बिल्कुल स्वस्थ और ठीक थी। प्रियंका अपना चेकअप करवाती हैं। नर्स बीपी चेकअप करती हैं। बीपी भी ठीक है। प्रियरंजन प्रियंका के देखरेख के लिए मां को वहीं छोड़ वापस चले जाते हैं। और तभी डॉक्टर आती हैं। डॉक्टर चेकअप करती हैं। और प्रियंका की मां को प्रियरंजन को फोन लगाने बोलती। मां फोन लगाकर डॉक्टर तिवारी को देती है। डॉक्टर तिवारी ने प्रियरंजन को कहा, तुरंत आइए, बच्चे ने पेट में पॉटी कर दिया है। प्रियरंजन एकदम घबराए हुए से, पसीने से भीगे थे और डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर ने कहा, हमें इसका तुरंत ऑपरेशन करना है, आप तुरंत डिसीजन लीजिए, नहीं तो हम बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। प्रियरंजन एकदम परेशान, कुछ नहीं समझ पा रहे। तुरंत पापा को फोन किया, मगर बात नहीं हो पा रही। वो बिल्कुल हताश। इधर डॉक्टर तिवारी का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने प्रेशर इतना बना दिया कि प्रियरंजन ने ऑपरेशन के पेपर पर साइन कर दिया। फिर डॉक्टर ने कहा, सब ठीक होगा, चिंता की कोई बात नहीं। ऑपरेशन शुरू होता है। तब तक प्रियंका बिल्कुल नॉर्मल थी। कुछ देर के बाद ऑपरेशन से एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ, पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उस बच्ची के हाथों में कट का निशान पाया गया। ऑपरेशन हो जाता है। प्रियंका केबिन में आती है और मां से बेचैनी की शिकायत करती है। मां जैसे ही उसके पांव पर हाथ रखती है, मां के हाथों में खून लगता है।
ये देख वो घबरा जाती हैं और इसकी जानकारी वहां मौजूद नर्स को देती हैं और नर्स आकर देखती है। फिर डॉक्टर तिवारी को बुलाया जाता है और वह प्रियंका की जांच करती है। मां को केबिन के बाहर बड़ी बेरुखी से कर देती है। हताश और परेशान डॉक्टर तिवारी क्या करना चाह रही थी, ये किसी को पता नहीं था। प्रियंका की हालत बिगड़ रही थी, चादर बदला जा रहा था, लेकिन मां को इसकी जानकारी नहीं थी। और उनकी मां से प्रियरंजन को फोन करने बोलती हैं और उन्हें तुरंत आने बोलती हैं। अपने हाथों से केस बिगड़ता देख वो और घबरा जाती हैं और वो नर्स से दूसरे डॉक्टर को फोन करने को कहती हैं। डॉक्टर संजय आते हैं और आते ही सारी जानकारी लेते हैं। रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद वो भी परेशान हो जाते हैं। वो इतने ज्यादा प्रेशर में और परेशान थे कि वो प्रियंका के चेकअप के दौरान स्टेथोस्कोप को भी कान में पहनना जरूरी नहीं समझते। मां बेचारी केबिन से बाहर अपनी बेटी की स्थिति जानने के लिए बेचैन थी।
तभी प्रियरंजन आते हैं, बिल्कुल ही परेशानी की हालत में, एकदम से घबराए कि क्या हो गया। वो केबिन के अंदर आते हैं और डॉक्टर तिवारी से पूछते हैं, हुआ क्या मैडम, ऐसी क्या बात है? डॉक्टर तिवारी कहती हैं, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, हो सकता है आज रात आपको यहीं रहना पड़ेगा। प्रियरंजन अपनी पत्नी की हालत देख एकदम परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर से बार बार मिन्नतें कर रहे, जानने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या है, क्यों प्रेशर डाउन हो रहा, क्यों यूरिन नहीं बन रहा। इन सवालों से वो परेशान ऑक्सीजन मास्क पहने प्रियंका को देख रहे होते हैं और एकदम हैरान परेशान हो रहे होते हैं। वे बार बार डॉक्टर तिवारी से एक ही सवाल करते और डॉक्टर बार बार यही कहते, डॉक्टर मैं हूं या तुम। और जब डॉक्टर संजय जाने लगते हैं तो वो उनके भी पीछे जाते हैं और यही सवाल दोहराते हैं। डॉक्टर संजय कहते हैं, आप पत्रकार हैं, कैमरा चलाते हैं, आपसे भी गलती होती होगी, उसी तरह हम सबों से भी गलती हुई है। इतना कह वो चले जाते हैं। प्रियरंजन को लगता है किसी के जान की तुलना कैमरे से होती है। वो फिर डॉक्टर तिवारी से पूछते हैं, क्या हो रहा है, कुछ बताएंगी आप? मगर डॉक्टर ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तब प्रियरंजन डॉक्टर तिवारी से कहते हैं, अगर आपसे स्थिति नहीं संभल रही तो इसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाए। और प्रियंका को इस हाल में देखकर, बेहोश होता देखकर उनकी माँ ये सोच रही है कि ये डॉक्टर कितनी बेरहम है, बात भी बदतमीजी से करती है। प्रियंका ने जब पति से बात करने को फोन लगवाया, उसे भी छीन कर फेंक दिया। जितनी बार रक्तस्राव हुआ उतनी बार उसने बेड बदला, और वो भी मुझे इस केबिन से बाहर रख के। प्रियंका की माँ भी बार बार ये पूछ रही होती है कि आखिरकार क्या हो रहा है उनकी बेटी के साथ, क्या इलाज कर रहे हैं वो। ना तो रक्तस्राव रुक रहा है और ना ही उसकी स्थिति ठीक हो रही है। वो भी डॉक्टर दिशा से बार बार मिन्नतें करती हैं, जानने की कोशिश करती हैं, पर उन्हें भी सीधा जवाब नहीं दिया जाता। प्रियंका की हालत और भी ज्यादा नाजुक होती जा रही थी। प्रियरंजन पत्नी के पास आते हैं और मां को ढांढस बंधाते हैं कि चिंता मत कीजिए, सब ऊपर वाले के हाथ में है, भरोसा रखें। इतना कह वो चले जाते हैं। फिर सुबह नर्सिंग होम से प्रियरंजन को बुलाया जाता है। वो तुरंत नर्सिंग होम पहुंचते हैं। बाहर एम्बुलेंस खड़ी देख वो वहां पहुंचते हैं। उसमें डॉक्टर दिशा तिवारी को देख वो पूछते हैं, क्या हुआ? डॉक्टर कहती हैं, इसे ले जाइए। प्रियरंजन कहते हैं, अभी मैं कहां ले जाऊं? तो खुद डॉक्टर उसे ले जाती हैं। प्रियरंजन जब तक कुछ समझ पाते, गाड़ी खुल चुकी थी। उन्हें नहीं मालूम कि प्रियंका की स्थिति खराब हो चुकी थी। वो भी परेशान सी हालत में गाड़ी के पीछे जाते हैं। वहां उसे एडमिट किया जाता है। वहां डॉक्टर ने ब्लड की कमी बताई और ब्लड लाने को कहा, क्योंकि ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई थी। वहां डॉक्टर ने बताया इसके सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं और प्रियंका अपने जिंदगी की जंग 15 जून को हार जाती हैं। मैं प्रियरंजन, प्रियंका का पति, पूरे शहरवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं उसे बचा नहीं सका। मैं तो उस एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने के लिए अस्पताल गया था, मगर हमें क्या मालूम कि उसकी ही जिंदगी चली जाएगी। उस नन्ही सी एक दिन की बच्ची का क्या दोष, जिसने अपने माँ के स्तन का दूध भी नहीं पिया। मेरी 12 साल की बच्ची का क्या दोष, जिससे उसकी माँ रूपी दोस्त छीन ली गई। अगर डॉक्टर की महा गलती की सजा एक बेचारी प्रियंका भुगत गई तो आप सोच सकते हैं दुनिया में कितनों का घर उजड़ जाता है। प्रियंका दर्द और बेचैनी से तड़पती रही, माँ को निहारती रही।
मुझसे बात करने को तरसती रही, अपने एक दिन की बच्ची को गोदी में लेना चाह रही थी, अपनी बेटी से मिलना चाह रही थी, मगर डॉक्टर की महागलती जो जानबूझकर हुई है उसके लिए शब्द ही नहीं। उन अरमानों को डॉक्टर ने कुचल डाला, अपने झूठे अभिमान के कारण एक घर उजाड़ दिया। अगर समय रहते ब्लड चढ़ाया जाता तो उसका ऑर्गन काम करना बंद नहीं करता। एक गलत ऑपरेशन जिससे एक मासूम की जान चली गई, पहले ही दूसरे अस्पताल में भर्ती किया जाता तो वह आज हम लोगों को छोड़कर नहीं जाती। मेरी लड़ाई में सभी शहरवासी मेरे साथ हैं। ये मेरी नहीं, हम सबकी लड़ाई है, ताकि भविष्य में ऐसी गलती करने वाले डॉक्टर 100 बार सोचेंगे। हमने अपनी ताकत पूरे शहरवासियों में देखी है। कैंडल मार्च हमने निकाला पर पूरे दिल से सभी ने साथ दिया। उन सभी को दिल से धन्यवाद। प्रियंका भाग्य दर्पण की महासचिव थी। मैं भाग्य दर्पण और उसमें सम्मिलित सभी शहरवासियों को रैली निकाल पुतला दहन करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। पूरे जवान और शहरवासियों को जिन्होंने प्रियंका को ब्लड की कमी नहीं होने दी, उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और प्रियंका के लिए मारवाड़ी युवा मंच ने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे सांसद लक्ष्मण गिलुआ जी ने जिन्होंने संसद में हमारी बात उठाई, उसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्षेत्र अंतर्गत आदितपुर निवासी श्री प्रियरंजन की पत्नी श्रीमती प्रियंका की डिलीवरी हेतु दिनांक 6 जून 2016 को जमशेदपुर के स्टील सिटी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एडमिट के वक्त उस महिला बिल्कुल सामान्य थी। डॉक्टर निशा कुमारी द्वारा उक्त गर्भवती महिला का डिलीवरी अति लापरवाही एवं गलत तरीका से करने के कारण सीजरियन ऑपरेशन किट रहा। नर्सिंग होम में अपने आंखों के सामने लाचार और विवश मौत के मुंह में धीरे धीरे समाते हुए देख रहा था। यदि समय रहते हमारी पत्नी प्रियंका के इलाज में लापरवाही नहीं बरती गई होती, उसे सही समय पर रेफर कर दिया गया रहता, तो आज ये स्थिति नहीं बनती और वह प्रियंका आज हम लोगों के बीच होती। लेकिन डॉक्टर ने कुछ भी नहीं हमसे बताया। मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी पत्नी हमारे बच्चे की माँ अगर नहीं है, हम लोग आज बेसहारा हो गए हैं, तो इसके लिए पूरी तरह चिकित्सक और वो नर्सिंग होम दोषी है और जहाँ तक बन पड़ेगा मैं उसके न्याय के लिए लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। मैं इन भगवान रूपी चिकित्सकों को पैसे के खातिर उनके हाथ में किसी को मरने नहीं दूंगा। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मैं चाहता हूँ कि दूसरा किसी का परिवार, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की गलती का शिकार इन चिकित्सकों के गलती का शिकार न हो। मैं एक लंबी लड़ाई लड़ रहा हूँ। निर्दोष प्रियंका की लड़ाई नहीं, पूरे शहरवासियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिन्होंने मेरी इस लड़ाई में अपना जो सहयोग दिया है। मैं शहरवासियों से, अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ, मेरी इस लड़ाई में आपने जिस तरह से सहयोग किया है, पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस लड़ाई में आपका सहयोग मिलता रहेगा। और मैं आप लोगों से यह वादा करता हूँ कि जिन्हें भी हमारी आवश्यकता होगी, मैं प्रियरंजन और मेरा पूरा परिवार आपके साथ सदैव खड़ा मिलेगा। आपके अब तक के सहयोग के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस न्याय रूपी लड़ाई में आपका सहयोग सदैव मिलता रहेगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, हर दर्द पर कोई मलहम लगा नहीं सकता। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। किसी के चेहरे पे मुस्कान हमारी वजह से आए तो इससे बड़ा दर्द और मलहम कुछ हो नहीं सकता।